हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या। आज हम सभी लोग फिर दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं गेमिंग की बीमारी, एक सोशल इशू का एक टॉपिक जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चंस मेंस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सोशल इशू गेमिंग की बीमारी। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ कंप्यूटर मोबाइल ने इकोनॉमी को ना केवल प्रभावित किया है बल्कि जीवन शैली को भी बदला है और खेलों को भी प्रभावित किया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया का हर चौथा व्यक्ति वर्चुअल गेम और गेमिंग डिसऑर्डर का मरीज है। अगर डब्ल्यूएचओ की हम आईसीडी, जो आईसीडी में डिसऑर्डर्स को डब्ल्यूएचओ क्लासीफाई करता है, उसमें गेमिंग एक हमारा डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं कि 1970 के दशक में स्पेस वॉर, कंप्यूटर, साइबर स्पेस गेम्स, वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स का ज़माना था। आज ये गेमिंग आप सब लोग देखते हैं कि कैसे पबजी, गरीना 5 और आपके ब्लू व्हेल जैसे गेमों में बच्चे किस तरीके से अपना समय खपा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम बात करते हैं कि ये गेमिंग की जो बीमारी है, इसको मैं बीमारी बोलना चाहूँगा, ये आखिर बढ़ क्यों रही है। सबसे पहला इसका जो कारण है, बच्चों को बिजी रखने के लिए हम स्वयं उन्हें प्रेरित करते हैं, हम स्वयं उन्हें खरीद करके देते हैं कि बच्चे चुप हो जा, तू अपना काम कर ले, मोबाइल से अपना काम कर ले। दूसरा, हम जब बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है तो हम उसको नटखट हरकत समझ करके नज़रअंदाज करते रहते हैं, जो बाद में धीरे धीरे ये उसकी हरकत इतना बड़ा ब्लंडर बन जाती है कि जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब हम लोगों को समझ में आता है। तीसरा, गेम्स की डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि जो बच्चा है या जो खेलने वाला व्यक्ति है वो उस कल्पना तंत्र में चला जाता है कि वो लेवल वाइज उस रोमांच को महसूस करना चाहता है। जैसे लेवल, जैसे पबजी या गरीना 5 के अगर हम खेलना शुरू करेंगे तो बच्चा लेवल वाइज उसको खेलना चाहेगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, वयस्क भी इससे पीड़ित हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि हमारी लाइब्रेरी में भी कई सारे जो छात्र जो पढ़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो भी गरीना और पबजी जैसे गेमों में संलिप्त हैं। देखिए, अब हमने डिस्कस कर लिए कि इसके कारण क्या हैं। अब हम इसके बात करते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। भाई गेमिंग वैसे देखने में हमें अच्छा लगता है कि काफ़ी इंटरटेनमेंट है। अब इसके हम डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव इसके प्रभाव क्या होते हैं। इससे आपके पारिवारिक रिश्ते, आप सारे परिवार से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप भावनात्मक रूप से कट जाते हैं। आप अकेलापन पसंद करते हैं क्योंकि आपको गरीना पबजी में आपको लेवल पार करने हैं, तो आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप अकेलापन। व्यवहारिक नींद चेंज हो जाती है। नींद का जो पैटर्न है, जो आपका 10 से 6 या 10 से 5 या 10 से 4 जो भी नींद का पैटर्न है वो चेंज होता है, क्योंकि आप लेट नाइट गेम खेलते हैं, अर्ली मॉर्निंग गेम खेलते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो जाती हैं क्योंकि आप अपने बेड पर वर्चुअल दुनिया में गेम खेल रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चा या वयस्क आक्रामकता और मानसिकता को भी ये प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि उसमें किस तरीके से हिंसक तरीके से स्टेप होते हैं, लेवल होते हैं, तो बच्चा कितना आक्रामक हो जाता है। कभी कभार तो कई घटनाएं ऐसी हमने अखबारों में पढ़ी हैं कि बच्चों ने चाकू वगैरह निकाल करके अपने पेरेंट्स तक पे अटैक कर दिया है। तो हम सोच सकते हैं इसकी गंभीरता। बच्चे की आईक्यू, या बच्चा हो या वयस्क हो, मैं इसमें बच्चों को ही नहीं शामिल करना चाहूँगा, इसमें जो भी वयस्क भी हैं उनका भी आईक्यू कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। फिर कहीं ना कहीं विज़न, देखने की क्षमता, माइग्रेन, हेडेक जैसी बीमारियां उसे घेर लेती हैं और अंततः वो मोटापे का शिकार हो जाता है। स्वस्थ जीवन के लिए खेल खाने के बराबर होता है, किंतु इसका स्वरूप आजकल गेमिंग की दुनिया में कमरों तक सिमट गया है। कई गेम्स हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके थे। ब्लू व्हेल जैसा गेम जिसमें बच्चे लेवल वाइज जाते थे और अंततः आत्महत्या तक की घटनाओं को हमने देखा। कई गेम्स सेक्सुअल हरासमेंट, नग्न तस्वीरें तक उन गेम्स में आती हैं। तो बच्चे किस तरीके के संस्कार ले रहे हैं ये सब हम लोग समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे साइबर हैकिंग, साइबर अटैक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की संभावना से भी ग्रसित रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पेरेंट्स को देखना चाहिए। जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करें थोड़ा सा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के कि ये नो डाउट एक इमर्जिंग मार्केट गेमिंग की दुनिया का है। एमएनसी इससे करोड़ों रुपया कमा रही हैं।
इसमें आपको पता है जो गेम्स क्रिएट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो सॉफ्टवेयर ब्रेन हैं, वो कई स्तर पर रोज़गार का क्रिएशन भी कर रहे हैं। अमेरिका में वीडियो गेम्स के पार्लर आज बहुत फेमस हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़े हैं। देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, आज घर घर में वहाँ गेम्स के पार्लर हैं। जैसे हमारे यहाँ मेकअप पार्लर होते हैं, या जैसे परचूने की दुकान हर घर में या मतलब हर जगह हमें अवेलेबल मिल जाती है, वहाँ गेम्स के पार्लर होते हैं जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से बड़े हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके निवारण क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो बच्चों को हमें मोबाइल गैजेट से दूर रखना है। किस उम्र में कौन सा गैजेट देना है ये भी हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को, कि हमें किस उम्र में कौन सा गैजेट देना है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर बच्चा ना बिताए एज के वाइज। आउटडोर गेम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उनका विकल्प ये सोशल जो गेम्स हैं या जो इंडोर गेम्स हैं वो नहीं हो सकते। और अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, आक्रामक है, तो उसके व्यवहार में प्यार से बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह हम ले सकते हैं। और हमें अपने बच्चों से इमोशनल और मेंटल रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे तो एक ज़माना था जब बचपन नानी दादी की कहानी और माँ की गोद में बीत जाता था। गली की धमा चौकड़ी में कब दिन खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। किंतु वर्चुअल और ऑनलाइन गेम्स की दुनिया ने इन सब के साथ पारंपरिक खेलों को भी विदाई का फरमान सुना दिया है। आज ज़रूरत है हमें अपने उन पुराने गेम्स को, आउटडोर गेम्स को पुनर्जीवित करने की, जिससे कि बच्चा या वयस्क शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना सकारात्मक सहयोग दे सकें। थैंक यू।